आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं पवन कुमार आपका अपना चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में स्वागत करता हूं। और आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल, जो भारत का सामान्य परिचय है, उसके अंतर्गत भारत का नामकरण के बारे के संदर्भ में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसके, भारत का सामान्य परिचय के बारे में। भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। तो भारत का सामान्य परिचय कि भारत का नामकरण, उसके संदर्भ में आज अपन चर्चा करेंगे। तो भारत का नाम, भारत कैसे पड़ा, भारत के विभिन्न नाम है, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप। तो इनके विभिन्न नाम किस किस प्रकार पड़े और किन्होंने इनके नाम रखे, तो उनके बारे में अपन विस्तृत जानकारी पर चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम इसके नामकरण और इसका सामान्य परिचय के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत शब्द के बारे में। भारत शब्द के बारे में कि भारत शब्द सर्वप्रथम कहां से मिलता है, कहां पे इसका उल्लेख मिलता है जिसके कारण भारत का नाम भारत पड़ा। तो भारत शब्द सबसे पहले प्रयोग कहां पे किया गया था, तो भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पुराणों में मिलता है। तो पुराणों में एक पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण कौन सा पुराण है? श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण। और श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत ही 5वां स्कंद है। कौन सा स्कंद है? 5वां स्कंद। 5वां स्कंद। तो भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत 5वां स्कंद में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु के वंशज हुए हैं राजा ऋषभदेव। तो भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपने पुराणों में मिलता है और पुराणों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु के वंशज राजा ऋषभदेव के टाइम में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और इसी प्रकार भारत शब्द का प्रयोग पुराणों में ही वायु पुराण के अंतर्गत भी मिलता है। कौन सा पुराण? वायु पुराण। तो वायु पुराण के अंतर्गत भी भारत का जो नाम पड़ा है, जिस शब्द का उल्लेख मिलता है, भारतवर्ष। तो श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत 5वें स्कंद में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु के जो वंशज हैं राजा ऋषभदेव, उन्हीं के टाइम में ये भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। और वायु पुराण के अंतर्गत जो भारत का नाम है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता रहा है। अब हम बात करते हैं बौद्ध काल के अंतर्गत भारत को किस नाम से जाना जाता रहा है। तो बौद्ध काल के अंतर्गत जो भारत का नाम है वो हिमवर्ष, जम्बूवर्ष और जम्बू द्वीप। तो बौद्ध काल के अंतर्गत जो भारत का नामकरण है, भारत को जिस नाम से जाना जाता रहा है वो नाम है हिमवर्ष, जम्बूवर्ष और जम्बू द्वीप। तो बौद्ध काल के अंतर्गत, पुराणों के अंतर्गत तो भारतवर्ष जो भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, और बौद्ध काल के अंतर्गत जो भारत का नाम है वो हिमवर्ष, जम्बूवर्ष, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता रहा है। अब हम बात करते हैं कि भारत का नाम आर्यवर्त भी पड़ा है। तो प्राचीन नाम है भारत का आर्यवर्त। तो भारत का नाम आर्यवर्त क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है? तो भारत का नाम आर्यवर्त इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में आर्य का निवास स्थान रहा है। आर्य का निवास स्थान के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। तो आर्य का निवास स्थान के कारण
आर्यों के निवास स्थान के कारण। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। और जो वैदिक आर्य में भारत का जो निवास, भारत वैदिक आर्य जो भारत में निवास करते थे वो कहां पे निवास करते थे? वो सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी के अंतर्गत। तो भारत का नाम आर्यवर्त इसलिए पड़ा क्योंकि आर्यों का निवास स्थान था और वैदिक आर्यों का निवास स्थान भारत के अंतर्गत कहां रहा है? सिंधु घाटी के अंतर्गत। तो इसलिए भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत अनेक विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी यात्री आए थे, तो वो भारत में प्रवेश कहां से किया था उन्होंने, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो भारत का में जो प्रवेश किया था वो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हिंदुकुश के सफेद पौ नाम की एक पर्वत श्रृंखला है। किस नाम की है? सफेद पौ पर्वत श्रृंखला। इसका नाम है सफेद पौ पर्वत श्रृंखला। तो ये जो सफेद पौ पर्वत श्रृंखला है हिंदुकुश के मैदान के अंतर्गत, तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है, और उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। तो भारत के उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मध्य हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के मैदान के सफेद पौ नामक पर्वत श्रृंखला है, और उसी के अंतर्गत एक खैबर दर्रा है जिस पर भारत के जो विदेशी जो आक्रमण हुए हैं और विदेशी जो यात्री आए थे उन्होंने सभी ने प्रवेश यहीं से किया था। तो जिस प्रकार चंगेज खां, बाबर, महमूद गजनवी, सिकंदर, उन सभी ने जो प्रवेश किया था भारत के अंदर, तो वो खैबर दर्रा से होकर ही प्रवेश किया था। तो ये खैबर दर्रा जो जितने भी विदेशी यात्री आए हैं और विदेशी आक्रमण हुए, वो शासक आए थे, वो सभी कहां से प्रवेश किया था? उन्होंने खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किया था। अब हम बात करते हैं जो पर्सिया है, ईरानी लोगों ने भारत में प्रवेश किया। पर्सिया यानी ईरानी, पर्सिया के लोगों को क्या कहा जाता है? ईरानी। तो पर्सिया और ईरानी लोगों ने भारत में प्रवेश किया सर्वप्रथम। तो ये जो प्रवेश करने वाले थे इनकी एक खास बात थी, इन्होंने क्या, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी, क्योंकि वो स को है उच्चारण करते थे। जो स है उसका है उच्चारण किया था इन्होंने, स का है उच्चारण, और स का है उच्चारण करने के कारण इन्होंने सिंधु घाटी में जो सिंधु है उसको इन्हें हिंदू नाम वर्ड से संबोधित किया, और वहां के जो स्थान को इन्होंने हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। हिंदुस्तान तो एक नया नाम निकल के आया है, हिंदुस्तान। तो जो पर्सिया और ईरानी लोग थे उन्होंने वह से का है उच्चारण करते थे और उन्होंने सिंधु के स्थान को हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया और भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो भारत का जो नाम है अपने पास क्या क्या निकल गया? एक तो सर्वप्रथम भारतवर्ष, उसके बाद जम्बूद्वीप, उसके बाद अपने पास आया आर्यवर्त, और उसके बाद जो नया नाम पर्सिया और ईरानियों ने बोला था, इसका नाम भारत का जो संबोधित किया था वो था हिंदुस्तान। तो भारत के ये नाम निकल के आए, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, हिंदुस्तान। तो अब पर्सिया और ईरानी लोगों ने हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया भारत को।
अब जो यूनानी लोगों ने प्रवेश किया उसके बाद, तो यूनानियों लोगों ने भारत में प्रवेश किया। यूनानियों ने, तो यूनानी लोगों ने जब प्रवेश किया, वे सिंधु नदी को इंडस नदी नाम से जानते थे। सिंधु नदी को इंडस नाम से, नदी के नाम से संबोधित किया उन्होंने। किस नाम से? इंडस नाम से। सिंधु नदी को किस नाम से संबोधित किया? इंडस। जो उच्चारण किया उन्होंने इंडस के नाम से किया। इंडस शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो इंडोस से बना है। इंडस जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो इंडोस शब्द से बना है। और इन्होंने सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से उच्चारण किया। और उसके बाद जो अंग्रेज शासक आए थे, अंग्रेजों ने इसका अपभ्रंश करके जो भारत का नाम दिया वो दिया इंडिया। इंडस से इंडिया। तो अब एक नया नाम निकल कर आया है भारत का, इंडिया। इंडिया। तो पर्सिया और यूनानियों ने भारत का नाम हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया और यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया नाम से संबोधित किया। उसके बाद अनेक जैन पौराणिक कथाओं में जो हिंदू और बौद्ध धर्म की जो कथाएं हैं, ग्रंथ है, उनके अंतर्गत जो भारत का नाम था वो जम्मू द्वीप के नाम से ही जानते थे। इसके अंतर्गत जैन पौराणिक कथाओं के अंतर्गत, जैन पौराणिक कथाओं के अंतर्गत जो भारत का नाम था हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में जम्मू द्वीप के नाम से ही संबोधित किए थे। मैंने पहले बता दिया, बौद्ध काल के अंतर्गत भारत का नाम क्या था? हिमवर्ष, जम्बूवर्ष, जम्मू द्वीप। उसके बाद एक महान शासक, महान व्यक्ति हुए जिसका नाम है जेम्स अलेक्जेंडर। क्या नाम है? जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर। तो एक व्यक्ति हुए हैं जेम्स अलेक्जेंडर। उन्होंने क्या किया? वह है को ई नाम से उच्चारण कर देते। जो है वर्ण है उसका ई नाम से उच्चारण किया करते थे। और उन्होंने हिंदू को हिंदू नाम से संबोधित किया। हिंदू को हिंदू नाम से संबोधित किया। हिंदू को हिंदू नाम से संबोधित किया। उसके बाद इसका नाम परिवर्तित होते होते और भारत का नाम इंडिया पड़ा। भारत का नाम इंडिया पड़ा। तो यूनानियों ने भी इसका नाम इंडिया दिया और जेम्स अलेक्जेंडर जो एक व्यक्ति थे उन्होंने भी भारत का नाम इंडिया नाम से संबोधित किया। अब हम चर्चा करेंगे भारत के खोज के संदर्भ के अंतर्गत कि भारत की खोज किस प्रकार हुई, किसने की और कब की, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि भारत में सबसे पहले प्रवेश भी कहां पे किया उन्होंने। तो जो भारत की खोज है, भारत की खोज, भारत की खोज, इसके संदर्भ में आगे भी विस्तृत बताऊंगा। तो बात है भारत की जो खोज है, जो एक प्रश्न बनता है कि भारत की खोज किसने की, तो किसका नाम से बोलते हैं इसको? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक व्यक्ति थे जो 20 मई 1498 के अंतर्गत 20 मई 1498 के अंतर्गत भारत के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी भारत में केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर तो भारत में प्रवेश करने वाले वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के दक्षिणी हिस्से में केरल के मालाबार तट पर वास्को डी गामा ने प्रवेश किया। तो ये व्यक्ति, इन्होंने भारत की कोई खोज नहीं की, क्योंकि भारत तो पहले से ही इसका उल्लेख पुराण में मिलता है, ग्रंथों में मिलता है। तो भारत की खोज वास्को डी गामा कैसे कर सकता है? क्योंकि भारत तो पहले से ही एक संपन्न राष्ट्र रहा है, क्योंकि इसका उल्लेख पुराणों में प्राचीन समय से ही मिलता रहा है। इसका इन्होंने, ये जो वास्को डी गामा जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया? एक नए रास्ते की खोज की। और तब वो नए रास्ते की खोज करते करते वो भारत में पहुंचे और भारत में भी दक्षिणी भारतीय क्षेत्र में केरल के मालाबार तट पर, और केरल के मालाबार तट पर पहुंचने के बाद
इन्होंने इन्होंने इनका नाम से जाना जाने लगा कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। और इन्होंने जो भारत की यात्रा की थी वो भी 3 बार यात्रा की थी। भारत की यात्रा की थी कितनी बार? 3 बार। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को केरल के मालाबार तट पर प्रवेश लिया और भारत की जो यात्रा है उन्होंने 3 बार भारत की यात्रा की। उसके बाद भारत की खोज नामक एक पुस्तक है। भारत की खोज नामक एक पुस्तक है। यहां पर लिखता हूं भारत की खोज। भारत की खोज। तो भारत की खोज नामक एक पुस्तक है। तो इस पुस्तक के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसके बारे में भी बता देता हूं। भारत की खोज। तो भारत की खोज नामक एक पुस्तक है जिसके लेखक हुए हैं अल-बरूनी। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन हुए हैं? अल-बरूनी। तो एक पुस्तक तो ये हो गई भारत की खोज। तो भारत की खोज नामक पुस्तक है, उसके लेखक हुए हैं अल-बरूनी। और इसी प्रकार एक पुस्तक और है जिसका नाम है भारत एक खोज। जिसका नाम क्या है? भारत एक खोज। भारत एक खोज एक पुस्तक ये है। इसके जो लेखक हुए हैं, इस पुस्तक के लेखक हुए हैं जो भारत के सर्वप्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पुस्तक के लेखक थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक पुस्तक भारत की एक खोज और भारत एक खोज, तो ये 2 पुस्तक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। भारत की खोज, तो भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। और भारत की खोज नामक एक पुस्तक है जिसके लेखक हुए हैं अल-बरूनी। और भारत एक खोज जिसके लेखक हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 2 पुस्तक हैं। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि भारत का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है वो किसने किया था। तो भारत का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण, तो भारत का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है वो भी किसने किया? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी किसने किया? अल-बरूनी ने। भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण अल-बरूनी ने किया। और अल-बरूनी ने जिस पुस्तक के अंतर्गत किया उस पुस्तक का नाम है तहकीकात उल हिंद। उस पुस्तक का नाम क्या है? तहकीकात उल हिंद। जिस पुस्तक के अंतर्गत भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है उस पुस्तक का नाम है तहकीकात उल हिंद। और इस पुस्तक के लेखक हुए हैं अल-बरूनी। और भारत की खोज, उस पुस्तक के भी लेखक कौन थे? अल-बरूनी। अब बात करते हैं कि भारत का जो मानचित्र है, भारत में जो विश्व में जो भारत का स्थान है वो किसने दिया? विश्व के जो मानचित्र है, विश्व के मानचित्र में भारत को किसने दर्शाया सर्वप्रथम? तो भारत को विश्व में जो दर्शाने वाले थे, विश्व में जो भारत का स्थान दर्शाने वाले थे वो थे एक व्यक्ति, टोलमी नामक व्यक्ति थे। टोलमी नामक एक व्यक्ति थे जो विश्व में भारत को दर्शाने वाले व्यक्ति हुए हैं। तो विश्व के मानचित्र में भारत को दर्शाने वाले पहले व्यक्ति टोलमी नामक एक व्यक्ति हुआ है। अब बात करते हैं कि जो भारत का आधुनिकतम मानचित्र है, जो भारत का आधुनिक मानचित्र है वो किसने तैयार किया? तो भारत का आधुनिक मानचित्र
आधुनिक मानचित्र तैयार करने वाले थे एन विले। कौन थे? एन विले। एन विले ने भारत का जो आज का आधुनिक मानचित्र है वो तैयार किया था, और ये कब किया था? 1752 के अंतर्गत। तो भारत का विश्व में स्थान दर्शाने वाले वो टोलमी नामक व्यक्ति थे, और जो आधुनिक मानचित्र है भारत का वो तैयार करने वाले थे एन विले। 1752 के अंतर्गत तैयार किया था। अब हम बात करते हैं कि भारत के भूगोल है उसके जनक कौन है। भारत के भूगोल के जनक, तो भारत का भूगोल के जनक, भारत के भूगोल के जनक, तो भारत के भूगोल के जनक हुए हैं जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल। तो भारत के भूगोल के जो जनक है वो है जेम्स रेनेल। अब हमने जो भारत के विभिन्न नाम है उनके बारे में चर्चा की है, और भारत के सामान्य परिचय के बारे में भी चर्चा की है। एक और बच गया कि भारत का जो चीनी यात्री थे, भारत में चीनी यात्री ने प्रवेश किया था, तो चीनी यात्री भारत के लिए क्या वर्ड यूज करते थे? तो चीनी यात्री भारत के लिए, चीनी यात्री भारत को क्या बोलते थे? यिन तुन, यिन तू। तो भारत के लिए जो वर्ड यूज किया जाता था वो था यिन तू शब्द का यूज करते थे। तो इस प्रकार भारत के विभिन्न नाम पढ़े, और भारत का एक छोटा सा सामान्य परिचय था। अब इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्रीमद् पुराणों में मिलता है, और पुराणों में भी कौन सा? श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु के जो वंशज हैं राजा ऋषभदेव थे, उस टाइम भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसी प्रकार वायु पुराण के अंतर्गत भी भारत का जो नामकरण है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता रहा है। बौद्ध काल के अंतर्गत जो भारत को नाम से जानते थे वो थे जम्बूवर्ष, जम्बूद्वीप और हिमवर्ष, इस नाम से संबोधित करते थे भारत को। उसके बाद आर्यवर्त नाम पड़ा भारत का, क्योंकि भारत में आर्यों का निवास स्थान रहा है। उसके बाद पर्सिया और ईरानी लोगों ने भारत में प्रवेश किया, और वह उसकी एक खास बात थी कि वे से का है उच्चारण करते थे, और उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी नाम से संबोधित किया, और उस स्थान को, सिंधु के स्थान को इन्होंने हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया, और भारत का एक नया नाम निकल के आया हिंदुस्तान। उसके बाद यूनानियों ने भारत में प्रवेश किया, और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से संबोधित किया, और उन्होंने इसका अंग्रेज शासकों ने जो इसका नाम अपभ्रंश करते करते इंडिया नाम पड़ा। जेम्स अलेक्जेंडर एक व्यक्ति हुए जो है वर्ड को ई नाम से उच्चारण करते थे, और उन्होंने हिंदू को हिंदू नाम से संबोधित किया, और भारत का एक नया नाम निकल के आया वही इंडिया। उसके बाद भारत की खोज वास्को डी गामा ने की 20 मई 1498 के अंतर्गत केरल के मालाबार तट पर भारत में प्रवेश किया, और भारत की 3 बार यात्रा की। उसके बाद भारत की खोज नामक एक पुस्तक है जिसके लेखक हुए अल-बरूनी, और एक पुस्तक है भारत एक खोज, उसके लेखक हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद भारत के नाम निकल के आए भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया। भारत के जो भूगोल के जनक हैं वो जेम्स रेनेल हुए हैं, और जो चीनी यात्री थे भारत के लिए जो जिस वर्ड का यूज करते थे वो था यिंतु, और भारत का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया है वो अल-बरूनी ने किया है, और जिस पुस्तक के अंतर्गत किया है उस पुस्तक का नाम है तहकीकात उल हिंद। और जहां से विदेशियों ने भारत में प्रवेश किया, तो उन विदेशियों ने जो प्रवेश किया वो खैबर दर्रे से प्रवेश करते थे, तो ये भारत का जो प्रवेश मार्ग रहा है वो खैबर दर्रा रहा है। तो ये भारत की एक सामान्य परिचय था, और भारत का जो नामकरण था इस संदर्भ में ये थे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।